हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक तत्वों के गुण। और पी ब्लॉक तत्वों के गुण में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया उसमें क्या चल रहा है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार हम लोगों ने स्टार्ट किया। और नाइट्रोजन परिवार में हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो तत्व हैं उनके जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जो जनरल होती हैं उन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें लास्ट लेक्चर जो था हमारा, लास्ट लेक्चर था हैलाइड के बारे में। हैलाइड हमने पढ़े थे, दो प्रकार के हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो दो हैलाइड पढ़ा दिए। आज जो है हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी इनके गुण पढ़ेंगे कि इनके गुण किस प्रकार से चेंज होते हैं या फिर इनके गुण क्या है, इनके गुणों के बारे में अध्ययन करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम गुणों में क्या पढ़ेंगे, जैसे ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, दो हैलाइड है हमारे पास। तो दो में से दोनों का जो हम पढ़ना क्या है आज, तो इनकी पहले हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि इनमें से कौन से हैलाइड जो है ज्यादा स्टेबल है, ट्राई हैलाइड में कौन से हैं और पेंटा हैलाइड में कौन से हैं। फिर ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में भी तुलना करेंगे कि इनमें से इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो है इनका बेसिक नेचर देखेंगे। उसके बाद पहले हम देखेंगे स्थायित्व, यानी टेम्परेचर अगर इनको दिया जाए, यानी ताप दिया जाए, तो टेम्परेचर देने पर किसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जो बॉन्ड बनना ना इनके बीच में, हैलाइडों के बीच में, हैलोजन परमाणु और नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो तत्व हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनना है, उन बॉन्डों के बीच में अगर इनको टेम्परेचर दिया जाए तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा, यानी कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। पहले इसके बारे में देखेंगे, यानी स्टेबिलिटी की बात होगी। उसके बाद जो है ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड का हम बेसिक नेचर या फिर एसिडिक नेचर कहें, तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद जो है मैं हाइड्रोलिसिस के बारे में बताऊंगा कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ट्राई हैलाइड के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, पेंटा हैलाइड के बारे में। ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक। तो कुछ पॉइंट में पहले ट्राई हैलाइड के बारे में क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम पेंटा हैलाइड के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो हैलाइड है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा था, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड किसे कहते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया और मैं फिर बता देता हूं। ट्राई हैलाइड्स वो हैं जिनमें नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं उनके साथ तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हों। तीन हैलोजन परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये तीन हैलोजन परमाणु अगर नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, यानी नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो उसके बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा, उस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको ट्राई हैलाइड, यानी जिसमें तीन, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, और हैलाइड का मतलब हैलोजन, ठीक है। तो ट्राई हैलाइड की बात चल रही थी। तो ट्राई हैलाइड में अगर हम पहले सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की यानी पहली प्रॉपर्टी की बात करें, पहले गुण की, तो पहला गुण है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्थायित्व की बात चल रही है, यानी स्थायित्व की बात चल रही है, यानी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल होगा, इसकी बात कर रहे हैं। स्टेबल का मतलब यह है कि इनको अगर टेम्परेचर दिया जाए या फिर रूम टेम्परेचर पर रखें तो रूम टेम्परेचर पे कौन से मॉलिक्यूल यानी कौन से यौगिक हमें मिलेंगे और कौन से यौगिक नहीं मिलेंगे, या फिर इनको टेम्परेचर दें तो कौन जल्दी ब्रेक कर जाएगा और कौन देर में ब्रेक करेगा। स्टेबिलिटी का मतलब यह है। पहले हम देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है, थर्मल, यानी टेम्परेचर देने पे, यानी ताप का प्रभाव देख रहे हैं कि ताप का प्रभाव जो है इन हैलाइड्स पे क्या पड़ता है। तो मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो हमारे पास जो ट्राई हैलाइड है वो आप सब जानते हैं, ट्राई हैलाइड जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व है, नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सबके सब ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ये सबके सब ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो सबके सब जब ट्राई हैलाइड बनाते हैं तो NF3 भी बनेगा, NCl3 भी बनेगा, NBr3 भी बनेगा, Ni3 भी बनेगा, इस तरीके से बनेंगे। सेम कहानी नाइट्रोजन के केस में है तो फास्फोरस के केस में भी ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जैसे फास्फोरस उसी तरीके से आर्सेनिक का भी केस होगा, एंटीमनी का भी केस होगा और बिस्मिथ का भी केस होगा सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्राई हैलाइड है वो किस प्रकार के होते हैं, EX3 टाइप्स के। EX3 टाइप्स का मतलब है E की जगह आप नाइट्रोजन परिवार का कोई एलिमेंट रखिए और X की जगह पे कोई हैलोजन रखिए। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की जब बात करेंगे, यानी इनमें से कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो इसके बारे में जब बात की जाएगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, नाइट्रोजन वाले केस में इसको छोड़कर, नाइट्रोजन वाले केस में NF3 को छोड़कर ये सब के सब NF3 जो है स्टेबल है, बाकी ये सब के सब जो है कैसे हैं, अनस्टेबल है। यानी ये सभी के सभी यौगिक कैसे हैं, अस्थायी, ये है अस्थायी यानी अनस्टेबल। और नाइट्रोजन वाले केस में सिर्फ कौन स्टेबल है, NF3।
ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी NF3 की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन वाले केस में सबसे ज्यादा। और मैं तो कहूं नाइट्रोजन वाले केस में क्यों, जितने भी हैलाइड हैं उनमें से बस नाइट्रोजन वाले केस में तो ये NF3 हो गया, बाकी जितने हैलाइड होते हैं जनरली स्टेबल होते हैं, जितने भी हैलाइड हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में स्पेशली अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का ये केस छोड़ दें तो और नाइट्रोजन के जितने भी हैलाइड हैं ये सबके सब हैलाइड कैसे होंगे, अनस्टेबल है। ये सिर्फ नाइट्रोजन का केस है। इसके अलावा जितने भी हैलाइड होंगे, यानी फास्फोरस के सारे हैलाइड ले लो आप, आर्सेनिक के सभी हैलाइड ले लो, एंटीमनी हो, बिस्मिथ हो, ये सब की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में ये सब कैसे होते हैं, अस्थायी, और NF3 कैसा होता है, स्टेबल। तो अब आप कहेंगे कि किसका क्या रीजन है सर, इसका रीजन क्या है, मतलब इसका कारण क्या है कि NF3 स्टेबल है और NF3 के और जो हैलाइड्स है वो कैसे अनस्टेबल है। तो इसका रीजन पता होना चाहिए आपको कि ये क्यों अनस्टेबल है और ये क्यों स्टेबल है। तो मैं आपको बताता हूं कि इनकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से। तो इसके जो रीजन है उस रीजन के बारे में आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि ट्राई हैलाइड में जनरल अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ट्राई हैलाइड जनरली सभी के सभी स्टेबल होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन का अगर केस छोड़ दें तो। नाइट्रोजन वाले केस में सिर्फ कौन स्टेबल है, NF3 स्टेबल है। नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड स्टेबल है, उसके अलावा NCl3 हो, NBr3 हो या Ni3 हो, ये सब कैसे होते हैं, अस्थायी यौगिक होते हैं। ये विस्फोटक होते हैं, भ्राम से धमाका कर देते हैं ये, ठीक है, विस्फोटक की तरह यूज होते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी चेक की जाए तो ये अमोनिया की फॉर्म में, इनको अमोनिया के साथ अगर रखें ना तो अमोनिया के साथ रखने पे ये थोड़े बहुत स्टेबल होते भी हैं। जैसे Ni3 जो है, Ni3 मॉइस्चर फॉर्म में, यानी इसको अगर हम मॉइस्चर फॉर्म में रखें, यानी गीला करके रखें तो ये स्टेबल होते हैं। लेकिन इनको ड्राई फॉर्म में रखेंगे ना, सूखा करके, सूखा हुआ अगर रखेंगे तो ये विस्फोटक की तरह काम करते हैं, विस्फोट कर जाते हैं। जैसे NCl3 जो है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये भी विस्फोटक है, ये नॉर्मल पाया नहीं जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा भी अगर ये बना तो ये विस्फोटक की तरह काम करता है। ये सब अमोनिया के साथ अमोनिएट्स बनाते हैं। NBr3 हो जाए, NCl3 हो या Ni3 हो, ये NCl3, NBr3 और Ni3, ये तीनों के तीनों जो है अमोनिया के साथ रखने पर तो थोड़ी बहुत इनकी स्टेबिलिटी रहती भी है, यानी थोड़ी बहुत तो इज्जत रख भी लेते हैं। लेकिन इसके अलावा इनको अगर रखेंगे ना तो ये भी विस्फोटक की तरह काम करेगा, ये भी विस्फोटक की तरह काम करता है और ये भी विस्फोटक की तरह काम करता है। ये ड्राई फॉर्म में रहते ही नहीं है। NCl3 तो विस्फोटक है ही, और Ni3 भी, अगर इसको भी मौका मिले फटने का तो ये भी कहता है फटने के लिए मैं भी तैयार हूं। और ये आयोडीन की जो है, आयोडीन गैस बनाता है, जब फटता है तो एक बहुत तेज धमाका होगा और उस केस में यहां से आयोडीन गैस निकलती है, रिलीज होती है। ठीक, मैं रिएक्शन के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि NF3 जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है वो ज्यादा स्थायी है और ये वाले जो यौगिक हैं ये कम स्थायी है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है नाइट्रोजन का फ्लोरीन का साइज, और यहां पर जो है नाइट्रोजन का और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज। इन दोनों केस में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर यहां हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में देखें तो नाइट्रोजन का जो साइज होता है लगभग 72 पिकोमीटर है, यानी 72 pm है, और यहां इसकी बात करें तो इसका क्या है, 75 pm है। यानी नाइट्रोजन और फ्लोरीन की साइज की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साइज की बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज जो है लगभग सेम है। इस वाले केस में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज जो है वो लगभग क्या है, सेम। लेकिन नाइट्रोजन जब इसमें आएंगे हम क्लोरीन वाले में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, तो नाइट्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा। यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में साइज बहुत ज्यादा है। साइज ज्यादा होने की वजह से जो NX बॉन्ड बनेगा ना, इसमें NX बॉन्ड, यहां पर NX बॉन्ड जो बनना है, NX बॉन्ड इस वाले केस में अगर हम देखें, यानी NF बॉन्ड की पोलरिटी देखें तो यहां पे है पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के फ्लोरीन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक ठाक है, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा इतना ज्यादा नहीं है। इसकी 4 होती है और इसकी लगभग 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है। इस बॉन्ड में क्या है, आयनिक कैरेक्टर है, यानी यहां पर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी आयनिक बॉन्ड है, यानी ये स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहां पर ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी,
क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी इसलिए होगी, सेम साइज के हैं, और आपको पता है जब सेम साइज के लोग होते हैं, सेम साइज के लोगों के बीच में दोस्ती अच्छी होती है। सेम साइज का मतलब है सेम पावर के हो, सेम लंबाई हो, या फिर बहुत सारे केस हो सकते हैं, क्राइटेरिया अलग अलग है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा एक बहुत अमीर हो, एक बहुत गरीब हो, इनके बीच में दोस्ती अच्छी हो। हमेशा अमीर अमीर की दोस्ती अच्छी होती है और गरीब गरीब की दोस्ती अच्छी होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन फ्लोरीन सेम साइज के होने की वजह से यहां पर क्या होगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इनके ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी, और ऊपर से जो है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप होने की वजह से यहां पर बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड। यहां पे बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है यहां पर ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एनएफ बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम बात यहां करें एनएक्स वाले केस में, तो एनएक्स वाले केस में यहां पर नाइट्रोजन तो सभी में सेम है, नाइट्रोजन तो सभी में सेम है, लेकिन ये एक्स जो है लगातार बदल रहा है, और एक्स बदल रहा है, और किस चीज से बदल रहा है, एक तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो हुई, यानी आयनिक कैरेक्टर तो कम हो ही रहा बॉन्ड में, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर घटने के साथ साथ, आयनिक कैरेक्टर घटने के साथ साथ क्लोरीन का साइज भी क्या है, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, ब्रोमीन का साइज उससे भी ज्यादा, और आयोडीन का साइज उससे भी ज्यादा। साइज डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इनके ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, यानी इनके बीच में गुल्लू गुल्लू अच्छा नहीं होगा, और जब गुल्लू गुल्लू अच्छा नहीं होगा तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक। ऊपर से नीचे आने पर हेलोजन का साइज क्या है, लगातार बढ़ रहा है। नाइट्रोजन तो सेम है, लेकिन हेलोजन का साइज क्या है, लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से होगा क्या, इनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, अति व्यापन अच्छा नहीं होगा। अति व्यापन हिंदी में अति व्यापन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, यानी इनके ऑर्बिटलों के बीच में जो है ओवरलैपिंग वीक होगी, और ड्यू टू वीक ओवरलैपिंग दिस बॉन्ड इज वेरी वीक, यानी ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, वीक होगा, यानी वीक होगा। इसी की वजह से ये कंपाउंड जो होते हैं कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, अनस्टेबल, अस्थायी। लेकिन अस्थायी तो होते हैं, लेकिन अगर धोखे से बन भी गए ना, तो ये बनने के बाद होते क्या है, विस्फोटक। NCl3 जो है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है, विस्फोटक की तरह काम करता है। और ये तो छोड़ो, Ni3 जो है, ये भी कहता है मैं भी विस्फोटक हूं, मैं भी उड़ा दूंगा किसी को, मुझे भी तो भेजो, तो ये भी विस्फोटक, तो ये विस्फोटक होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो जनरली ट्राईहैलाइड स्टेबल माने जाते हैं। जनरल जितने भी ट्राईहैलाइड होंगे, नाइट्रोजन वाले केस में सिर्फ NF3 को छोड़ दें तो इसका केस जो है एक्सेप्शन मान सकते हैं, या फिर आप रीजन समझ सकते हैं, क्या रीजन है। तो नाइट्रोजन वाले केस में ये स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो जनरल ट्राईहैलाइड जो है उनकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक होती है, मतलब ज्यादा ऊपर से नीचे आने पे कुछ तो डिफरेंस होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक, नाइट्रोजन का केस छोड़ दें तब। तो ये बात हो गई किसकी, ट्राईहैलाइड की स्टेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं पेंटाहैलाइड की स्टेबिलिटी की। ठीक है, जैसे अभी हमने ट्राईहैलाइड की स्टेबिलिटी, पहले मैं स्टेबिलिटी बता रहा हूं, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण और क्षारीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं पेंटाहैलाइड की स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए अब जो है सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड है पेंटाहैलाइड। और पेंटाहैलाइड का मतलब क्या है, मैंने कल ही आपको समझाया। पेंटाहैलाइड कौन से होते हैं, पेंटाहैलाइड्स वो होते हैं जो EX5 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। EX5 का मतलब क्या है, यहां पर E क्या हो सकता है, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीबॉडी और बिस्मिथ। अच्छा, मैंने यहां नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखा, आप जानते होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के कभी पप्पा ने भी 5 बॉन्ड नहीं बनाया, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। इसका रीजन भी आपको पता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता, उसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां नाइट्रोजन को नहीं लिखा है। वैसे तो अगर बात करें तो बिस्मिथ भी जो है ना, बिस्मिथ भी कुछ खास 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन बिस्मथ के केस में अगर फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन, तो अगर फ्लोरीन आ जाएगा तो बिस्मिथ भी जो है कहता मैं भी बना लूंगा 5 बॉन्ड, ये भी बना लेता है। तो 5 बॉन्ड बनाने के मामले में ये कभी कभी, लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये वाले जो एलिमेंट है, जो तत्व है, ये जनरल 5 बॉन्ड बनाते हैं। और उन सब में अगर बात की जाए, उन सब में अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस सबसे ज्यादा फेमस एलिमेंट है जो 5 बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है। और आपने सुना होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बहुत फेमस है। इस नाइट्रोजन फैमिली में अगर हैलाइड बनाना हो और पेंटाहैलाइड बनाना हो तो सबकी इज्जत रखने का जो काम किया है वो किसने किया, PCl5 ने। यानी फास्फोरस ने, फास्फोरस खूब बनाता है 5 बॉन्ड, कूद कूद के बनाता है, कूद कूद के, जितना कहो उतना। कहता हम तो 5 बॉन्ड बनाने में हमें मजा आता है, 5 बॉन्ड हम बना लेंगे। लेकिन
पांच बॉन्ड बनाने की अगर टेंडेंसी की बात करें, यानी क्षमता की बात करें, तो क्षमता जो है ऊपर से नीचे आने पर, नाइट्रोजन को तो छोड़ दो आप, ऊपर से नीचे आने पर पांच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? घटती है। घटती है। घटती क्यों है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो पांच बॉन्ड बनेंगे नहीं, पांच बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि पांच बॉन्ड ना बनने का रीजन ये है कि बॉन्ड जो बनता होगा ना वो वीक बनेगा बॉन्ड, और वीक बनेगा या फिर उसका रीजन होगा कि पांच बॉन्ड बनाने के लिए पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली है या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एक इफेक्ट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनका जो गुण है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो खूब शो करते हैं ये लोग, +3 तो ये खूब शो करते हैं, लेकिन इनसे कहो ना +5 करोगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करोगे तो कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पे जो है हम नहीं करते हैं, हम नीचे नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम +5 शो कर तो ले, लेकिन करने से प्रॉब्लम जो होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है हमारे ऊपर, और इनर्ट पेयर इफेक्ट जब लगेगा तो हम 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे। जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एस वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाता नहीं, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आने पर, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और इंक्रीज नहीं खूब इंक्रीज होती है, यानी +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और +5 की स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि नाइट्रोजन फैमिली में अगर पेंटाहैलाइड बनाना हो तो पेंटाहैलाइड यानी 5 अगर हैलोजन परमाणु जोड़ने हो तो 5 हैलोजन परमाणु फास्फोरस तो बहुत आसानी से जोड़ लेगा, कहेगा हम बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास बैकेंड डी ऑर्बिटल भी है, और हमारे केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं लगेगा, हमारे केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना लगने की वजह से और 5 बॉन्ड बना लेता है, बैकेंड डी ऑर्बिटल भी है, जिसकी वजह से फास्फोरस तो खूब बनाता है। फास्फोरस के तो सभी एलिमेंट जितने भी हैं, जितने क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन सबके साथ जोड़ो खूब बनाएगा, सबके साथ बनाएगा। लेकिन नीचे वाले एलिमेंट जो है ना बिस्मिथ से कहोगे फ्लोरीन के साथ जुड़ोगे, मतलब क्लोरीन के साथ जुड़ोगे, कहेगा नहीं जुड़ेंगे। ब्रोमीन के साथ जुड़ोगे, बोले नहीं जुड़ेंगे। आयोडीन के साथ जुड़ोगे, बोले नहीं जुड़ेंगे। बोले फ्लोरीन के साथ, बोले हाँ जुड़ेंगे। बोले फ्लोरीन के साथ क्यों? बोले फ्लोरीन के साथ मजा आता है। तो मजा क्यों आता है? क्योंकि फ्लोरीन वो काम करवा देता है जो वो लोग नहीं करवा पाते हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो जो है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको मैंने कल भी बताया था कि जो एस और डी के बीच में गैप ज्यादा है उस गैप को कम कर देगा, और कम कर देगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से 5 बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन बिस्मिथ से अगर आप पूछें किसी और के साथ बॉन्ड बनाना है क्या 5, तो कहता हम नहीं बनाते हैं, हम 5 बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तुरंत सामने से मुंह घुमा लेगा कि हम 5 बॉन्ड बनाते ही नहीं, हमारी औकात नहीं है, हमारे पापा ने कभी नहीं बनाया, तो हम क्या बनाए 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड बिस्मिथ नहीं बनाता है। इसका मतलब यह हो गया कि ऊपर से अगर आप नीचे आएंगे, अगर आवर्त सारणी में या नाइट्रोजन फैमिली में वर्ग में नाइट्रोजन वाले परिवार में ऊपर से नीचे आने पर 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? वीक होगी। अगर ये 5 बॉन्ड बना भी लेंगे ना तो वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। एक तो साइज, एक देखो, एक तो ये रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के साथ साथ अगर जैसे तैसे मान लो 5 बॉन्ड बना भी लिए इनने, जैसे ये 5 बॉन्ड बना भी रहे हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने के बाद भी हैलोजन परमाणु का साइज बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे ना, इधर देखो, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो ऊपर फ्लोरीन, नीचे क्लोरीन, और ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये वाले एलिमेंटों का साइज तो बढ़ता ही है। जो फास्फोरस आर्सेनिक है इनका साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हैलोजन का साइज भी तो लगातार बढ़ रहा है। हैलोजन का साइज बढ़ेगा और खूब बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि हम 5 बॉन्ड बनने नहीं देंगे, और जैसे तैसे अगर हैलोजन परमाणु या फिर जो नाइट्रोजन परिवार की जो फैमिली है, ये परिवार 5 बॉन्ड बनाने की इच्छा करे भी, अगर इनकी इच्छा भी हो तो 5 बॉन्ड बना तो ले, लेकिन ये हैलोजन का जो साइज बढ़ रहा है इसकी वजह से जो ना स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। स्टेरिक रिपल्सन आप जानते हैं, स्टेरिक रिपल्सन का मतलब है साइज बढ़ने की वजह से जब एटम पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े एटम लग जाएंगे तो इनके बीच में धक्का मुक्की होगी, रिपल्सन स्टेरिक रिपल्सन, और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसके 2 रीजन है, एक तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और एक रीजन क्या है? एक रीजन है स्टेरिक रिपल्सन, जिसकी वजह से 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो कम स्टेबल। नाइट्रोजन का केस नहीं है, नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड
बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो बात हो गई स्टेबिलिटी की। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो कोई भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी देर से जो चीख रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी हैलाइडो के केस में या फिर नाइट्रोजन फैमिली में ज्यादा है। +3 वो ज्यादा, वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई 3 बॉन्ड बना है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने के केस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 तो वो कूद कूद के खूब बनाएंगे। लेकिन +5 वाले केस में कहते हैं कि एस वाला इलेक्ट्रॉन धोखा दे देता है। एस वाला इलेक्ट्रॉन कभी कभी कहता है मैं जाऊंगा आगे और कभी कभी कहता है नहीं जाऊंगा, तो एस के ऊपर डिपेंड रहना है। लेकिन +3 बनाने के लिए जितने पी के अंदर है आप जानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परिवार में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल क्या है, NH2 और NP3। 3 बॉन्ड बनाने के केस में यहां पर 3 बॉन्ड बनाना हो तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए तो हमारा पी अकेला है, हमारा पी ही बच रहेगा। पी अनपेड के अनपेड है सारे, और पी के इलेक्ट्रॉन तीनों जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से आगे बढ़ो तो इस एस की खातिरदारी करना पड़ती है, एस के बारे में सोचना पड़ेगा। और एस कभी कहता है कि हम बॉन्ड बनाते हैं और एस कभी कहता है कि हम बॉन्ड बनाने नहीं देंगे। किसी केस में बना लेगा और किसी केस में नहीं बनाएगा, इसी को हम कह रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस वाले केस में 3+ शो करने की टेंडेंसी तो है ही इनकी, तो जब +3 की बात होगी तो बहुत तेजी से भागते हुए जाएंगे, हम बनाएंगे। लेकिन अगर +5 की बात हो तो आगे वाला भी पीछे हो जाता है, कहता है हम नहीं बनाते हैं +5, ठीक। तो इसलिए ट्राई हैलाइड में और पेंटा हैलाइड में कौन ज्यादा स्टेबल, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, ट्राई हैलाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं पेंटा हैलाइड से। लेकिन नाइट्रोजन का केस आप याद रखना, नाइट्रोजन वाले केस में NF3 को अगर छोड़ दें तो NF3 के बाद जितने भी हैलाइड बनाएगा वो NCl3 हो, NBr3 हो, वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इनकी बेसिक नेचर की। बेसिक नेचर में मैं आपको बताऊंगा कि पहले ट्राई हैलाइड किस प्रकार का बेसिक नेचर शो करता है। बेसिक का मतलब है क्षारीय गुण, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ें। और अगर आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो नोट्स बनाए प्लीज, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। आप वीडियो ऐसे 50वीं वीडियो है यूट्यूब पर, दिन भर देखते रहो, कोई मतलब नहीं है। नोट्स बना के आपको लिखना होगा, लिखने से चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि अब बेसिक नेचर यानी क्षारीय गुण देखते हैं। तो पहले क्षारीय गुण हम किसका देखेंगे, ट्राई हैलाइड का, उसके बाद किसका, पेंटा हैलाइड का। तो पहले मैं बताता हूं आपको सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, बेसिक नेचर। बेसिक और एसिडिक, मैं दोनों नेचर के बारे में बात करता हूं, बेसिक और एसिडिक। ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक नेचर और सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली तो स्टेबिलिटी थी, अब क्या है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर इसका क्यों कह रहे हैं हम, इसका रीजन जानो आप। बेसिक नेचर का मतलब क्षारीय गुण, क्षारीय प्रकृति, ठीक है, क्षारीय प्रकृति। इसकी क्षारीय प्रकृति होती क्यों है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ये जो EX3 टाइप के जो कंपाउंड है, ये जो दुनिया में जाने जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड है, इनकी कहानी कुछ इस तरीके की थी कि इससे 3X जुड़े हुए थे, और 3X जुड़ने के बाद इनके पास एक लोन पेयर था जो sp3 में प्रेजेंट था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, सही है। और sp3 में ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से ये जो लोन पेयर है इनके पास, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और आपने एक लुईस बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो लुईस बेस कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो डोनर होते हैं, जो लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन उनको देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लुईस बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर लुईस बेस कौन होता है, लुईस बेस और लुईस डोनर, लुईस बेस और लुईस एसिड। तो लुईस बेस का मतलब, जो लुईस बेस का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन को दे, लुईस बेस, और लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को ले। तो ये जो होते हैं ना डोनर, तो ये कहते हैं ले बाबा, ये क्या कहते हैं, ले बाबा, यानी इलेक्ट्रॉन को देते हैं। और ये कहता है ला, यानी इलेक्ट्रॉन जो लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस, यानी लुईस क्षार। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लुईस क्षार कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये कहता है ले बाबा, और वो कहता है ला, ला। तो ये क्या कहेगा, ला, यानी ला का मतलब लुईस एसिड, और एलबी का मतलब ले बाबा, और ले बाबा का मतलब लुईस बेस। तो देने वाले क्षार और लेने वाले अम्ल, यानी क्षार अम्ल आप कह सकते हैं। तो इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्राई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड के पास लोन पेयर है, आपको लोन पेयर दिख रहा है। तो ये लोन पेयर जब है तो ये लोन पेयर ये किसी को दे सकता है। मान लो यहां पे कोई एटम आ जाए, कोई भी परमाणु आ जाए, XYZ कुछ भी ले लो, यहां पर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है,
कोई यहाँ बाई परमाणु ले रहे हैं, ये कोई एलिमेंट आ जाए, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। ठीक है, तो इसी के बेस पे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन फैमिली में जो ट्राई हैलाइड है, इन सब के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका गुण है, इनकी टेंडेंसी है, इनकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और इसी डोनेशन की वजह से, इसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं लुईस क्षार, लुईस क्षार। तो ये लुईस क्षार कहलाते हैं। अब लुईस क्षार कहलाते तो हैं, लेकिन इनमें कौन अच्छा लुईस क्षार है और कौन बेकार लुईस क्षार है, इसके बारे में बात कर लें। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी जो है, यानी डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, इसका केस देखते हैं। ठीक है, तो आइए पहले मैं बताता हूं आपके पास है क्या, हमारे पास NF3 है, मान लो नाइट्रोजन का केस पहले देखते हैं, उसके बाद NCl3, NBr3, और यहां जो है Ni3, ये हमारे पास हैलाइड है। और मैं आपसे कहूं कि इनको जो है बेसिक बेसिक नेचर, यानी इनकी जो क्षारीय गुण है, लुईस बेस जो टेंडेंसी है, उसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाओ। इनमें से सबसे अच्छा बेस कौन होगा, अगर इसके बारे में बात करें कि इनमें से सबसे अच्छा बेस कौन होगा, इस पे अगर आपसे चर्चा की जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, क्यों इसका आंसर ये क्यों होगा, ये आंसर गलत है या सही है, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, वो उतना ही अच्छा बेस कहलाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होने से काम चलेगा नहीं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी तो देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देना भी चाहते हैं। मान लो आप जो है दानी है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं देने में, मतलब किसी को कुछ देना हो तो उनका सपोर्ट आपके पास है, या फिर ऐसे तो नहीं है कि पीछे से खींच लें, बोले ना उसको मत दे मुझे ही दे दे। तो ऐसा जो है ना, यहां पर फ्लोरीन वाले केस में अगर हम देखें तो फ्लोरीन वाले केस में नाइट्रोजन के साथ जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो इस केस में, और नाइट्रोजन के साथ जब क्लोरीन जुड़े इस केस में अगर हम बात करें तो इस वाले केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, और खींचेगा नहीं खूब खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, क्योंकि मैंने कल भी बताया था जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर आता है नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होगी, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होगी वो होगी घट जाएगी, और घट जाएगी तो इसका जो बेसिक नेचर होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाएगा, तो बेसिक नेचर सबसे कम। उसके बाद NCl3 का ज्यादा, क्योंकि NCl3 थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NBr3 उससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा। ठीक है, सेम केस ऐसे ही जो है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक अगर आप जाएंगे तो यही ट्रेंड चलता है, बेसिक नेचर इनका यही होता है, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक। अगर आप फास्फोरस वाला केस लेंगे तो फास्फोरस के केस में भी यही कहानी रहेगी, उसके बाद आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मिथ का, सब में यही चलता है, सेम कहानी है। लेकिन अगर हम बात करें अब इसके बाद इनके एसिडिक कैरेक्टर की, यहां पर बेसिक कैरेक्टर तो हो गया, नहीं बेसिक लुईस बेस, लुईस क्षार तो इनको हमने कह दिया, लेकिन अब अगर लुईस एसिड की बात हो, यानी अम्ल की बात हो, अगर ये अम्लीय गुण शो करते हैं नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्षार कह रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे। अब यहां पर अगर इनका लुईस एसिड के बेस पे अगर हमें बात करनी हो, लुईस एसिड इनको अगर बताना हो इनमें से कौन अच्छा लुईस एसिड है, जैसे हमने बेसिक नेचर की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं इनका लुईस एसिड, यानी इनका एसिडिक नेचर। थर्ड जो है वो कौन सा है, ट्राई हैलाइड का एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक प्रकृति यानी अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति की बात कर लेते हैं, जो ट्राई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड का अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि इनकी अम्लीय प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए नाइट्रोजन का केस अगर मैं लूं तो NF3 है, यहां NCl3, और यहां NBr3, और यहां Ni3, सही है। नाइट्रोजन वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस में होता क्या है, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। और नाइट्रोजन वाले केस में हम देखें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये स्टेबल है, ये वाला केस स्टेबल है। तो इनकी एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, और जब इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी तो हो।
मान लो आपको कोई चीज मिल रही है कहीं से, तो वो चीज रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। तो अगर इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता, बैकेंट डी ऑर्बिटल या बैकेंट कोई भी ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, तो उस केस में ये वहां पे इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। तो यहां जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और जो फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में से किसी के पास खाली ऑर्बिटल पड़ा नहीं है, दोनों का साइज स्मॉल है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी औकात है नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से एक्सेप्ट कर नहीं सकते। तो इसका मतलब लुईस एसिड की अगर बात करेंगे तो ये लुईस एसिड क्या होंगे, लुईस एसिड क्या होंगे, वीक होंगे। लेकिन इन वाले केस में अगर हम जनरल बात करें तो इनके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, इनका एसिडिक नेचर थोड़ा बहुत अच्छा होगा, इससे इनका एसिडिक नेचर अच्छा होता है। लेकिन अगर हम फास्फोरस का केस लें, फास्फोरस PCl3, PBr3 और PI3, अगर ये वाले कंपाउंड आप लेते हैं तो इस वाले केस में फास्फोरस के पास भी बैकेंड डी ऑर्बिटल है, और फास्फोरस और PF3 भी ले सकते हो आप, फास्फोरस के साथ भी बैकेंड डी ऑर्बिटल है, और Cl के पास भी, और Br के पास भी, और आयोडीन के पास भी। यानी फास्फोरस के पास भी बैकेंड डी ऑर्बिटल और उसके पड़ोसी जो जुड़े हुए हैं उनके पास भी डी ऑर्बिटल। तो जब दोनों के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा, फास्फोरस वाले केस में फ्लोरीन के पास नहीं है, सिर्फ फास्फोरस के पास है, तो ये जो है बेसिक नेचर इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी नाइट्रोजन वाले केस में एसिडिक नेचर जो होगा वो तो है NF3 के केस में होता ही नहीं है, ये तो एसिडिक नेचर शो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो केस, इनकी जो कहानी है वो इनके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। इस वाले केस में Cl जो पढ़ो, Br, आयोडीन जो है इनके पास है। लेकिन इस वाले केस में, फास्फोरस वाले केस में देखें तो पड़ोसी के पास भी जगह है, पड़ोसी के पास भी और खुद के पास भी, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ दें तब। तो इस वाले केस में, और फ्लोरीन देखो, एक तो फास्फोरस के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, ऊपर से पड़ोसी जो है ना, पड़ोसी कह रहा कि और खींचो। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा, और फ्लोरीन के पास, फास्फोरस के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, तो वो बाहर से अगर कहीं से मिलता होगा तो कहेगा और इलेक्ट्रॉन लो, और इलेक्ट्रॉन लो, जिसकी वजह से इसके एसिडिक नेचर जो होगा इसका सबसे ज्यादा होगा। अगर यहां एसिडिक नेचर की बात करें तो इनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा फास्फोरस वाले केस में, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से देने के लिए मना कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब जुड़ा हो तो देना हो अगर किसी को तो नहीं देने देगा, लेकिन किसी से अगर लेना हो तो कहेगा खूब लो। क्यों? क्योंकि वहां से वो लेगा और इधर से फ्लोरीन ने सुत्ता लगा रखा है, सब खींच जाएगा इलेक्ट्रॉन, उधर से वो ले रहा है और यहां से फ्लोरीन लेके पाइप लेके बैठा हुआ है कि तू उधर से खींच और मैं यहां से खींचता हूं, वहां से पाइप लगा के सुत्ता मार देगा। तो फ्लोरीन जो जुड़ा है इससे, फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल जो होगा, बैकेंड डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा और फ्लोरीन यहां साइड से इधर से खींचने के लिए तैयार बैठा है। तो इस वाले केस में एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो ये लोग एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, बेसिक नेचर के लिए ज्यादा जाना जाते हैं, एसिडिक नेचर इनका कम होता है, लेकिन फिलहाल एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये बात हो गई एसिडिक नेचर की और बेसिक नेचर की। अब हम बात करते हैं पेंटाहेलाइड के बारे में कि पेंटाहेलाइड का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर क्या होगा। पेंटाहेलाइड जो है, अब ये तो ट्राईहेलाइड की बात थी, अब पेंटाहेलाइड की बात करते हैं कि पेंटाहेलाइड में एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर जो है वो क्या होता है। तो पेंटाहेलाइड बेसिक नेचर शो नहीं करते हैं। बेसिक नेचर शो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है पेंटाहेलाइड के केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ट्राईहेलाइड के केस में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, लेकिन पेंटाहेलाइड के केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट नहीं है तो किसी को देगा कहां से? अरे पड़ोसी से लाके थोड़ा दे दोगे। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है उसके पास, किसी को देने के लिए है ही नहीं, तो क्या हम अपने अकाउंट में से खाली करेंगे क्या पैसा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिए जाते हैं। जो एटम के पास अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंदर सबसे अंदर वाली कक्षाओं में, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं होता। आप अपने अपने अकाउंट में से निकाल के किसी को दान नहीं करते हैं। जो बाहर एक्स्ट्रा पैसा होता है उसी को दिया जाता है। इसी तरीके से फॉस्फीन या पेंटाहेलाइड केस में किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब है नहीं तो ये बेसिक नेचर शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर एसिडिक नेचर की बात हो तो एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर इसलिए शो करेंगे क्योंकि इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, और बैकेंड डी ऑर्बिटल खाली है, तो उस बैकेंड डी ऑर्बिटल में ये लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो बैकेंड डी ऑर्बिटल में होने की वजह से इनका एसिडिक नेचर होता है, लेकिन बेसिक नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। ठीक है, ये लोग जो है एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे अगर मैं इनका एग्जाम्पल आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं, मान लीजिए EX5 है, EX5 है और इसकी रिएक्शन किसी X माइनस से करा दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके D में डाल देगा। ठीक है, जब D में डालेगा तो ये क्या बना लेते हैं, EX6 बना लेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज।
तो इसलिए इनको हम बोल रहे हैं एसिडिक नेचर, लेकिन ये बेसिक नेचर शो नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर के साथ कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम ट्राई हैलाइडो की बात करते हैं कि ट्राई हैलाइड में कौन किसका हाइड्रोलिसिस होता है और किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें NF3 की, तो अगर NF3 को छोड़ दें, NF3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइडो का लगभग हाइड्रोलिसिस होता है, यानी सभी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन NF3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका रीजन जो है, इसके दो रीजन है। एक तो NF3 वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, आप समझिए, सब चीजों का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। NF3 वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहां देखें तो NF3 केस में है क्या, यहां पे NF बॉन्ड है, ठीक है, NF बॉन्ड है और ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा पोलर है, पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड है। और या फिर आप अगर PF3 की बात करें, PF3 भी बहुत कम शो करता है हाइड्रोलिसिस, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो यहां पर पोलर बॉन्ड है, और जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब वाटर रिएक्ट करने आ गया तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेगा या तो तू रख या तू रख, इन दोनों में से किसी को देगा। और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, नाइट्रोजन के पास भी वैकेंट डी नहीं है, और फ्लोरीन के पास भी वैकेंट डी नहीं है, दोनों के पास वैकेंट डी नहीं है। और पहली बात तो ये पहले से ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ऊपर से यहां पास वैकेंट डी नहीं है। तो NF3 के केस में तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, लेकिन NCl3, NBr3, Ni3 की बात करें तो इनके केस में हाइड्रोलिसिस हो जाता है, उतना नहीं लेकिन फिर भी होता है, ठीक है। लेकिन PF3 की बात करें तो PF3 केस में भी हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है। यहां बहुत कम होने का रीजन है, यहां तो चलिए, यहां मैंने कहा कि यहां पे वैकेंट डी नहीं है, जिसकी वजह से ये वाटर का लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। NCl3 केस में क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो नहीं है वैकेंट डी, लेकिन क्लोरीन के पास तो वैकेंट डी है। क्लोरीन के वैकेंट डी में वाटर जो है अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन यहां पर वैकेंट डी भी है। फास्फोरस वाले केस में तो वैकेंट डी है, यानी खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के बाद भी ये कह रहा है कि मैं पानी के साथ रिएक्शन, जो वाटर है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करूंगा, यानी या फिर बहुत कम करता है वाटर, इसका हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है। तो इसका रीजन क्या है, यहां तो समझ में आ गई कहानी, यहां की कहानी हमारे साफ साफ समझ में आती है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां तो वैकेंट डी भी है और फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर बॉन्ड है PF बॉन्ड है, और PF बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा PO बॉन्ड, सही है। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इसकी अपेक्षा वीक बॉन्ड होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, वीक, क्योंकि यहां पर P और फ्लोरीन, यानी फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा नहीं है। यहां आयनिक बॉन्ड है, लेकिन यहां पर आयनिक बॉन्ड होगा तो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये कम होगा, जिसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक है, यानी यहां पे ऊष्मा रिलीज होती है, और यहां जो है वीक बनने की वजह से पानी, ये फ्लोरीन कहेगा हम क्यों जाएं, जब हम PF बॉन्ड के साथ खुश हैं, यानी हमारी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है, तो हम उसके साथ क्यों जाएं। अरे एक के साथ खुश हो तो दूसरे के साथ जाने की क्या जरूरत है। अगर एक जगह आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हो तो दूसरे बॉन्ड की तलाश क्यों, कहीं से अगर बॉन्ड वीक लगता है तभी तो हम दूसरे की तलाश करते हैं। तो इस वाले केस में PF पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, यहां पर इसकी अच्छी चल रही है, मजे में कट रही है यहां पर, तो जब मजे में कट रही है तो इसके साथ क्यों आएगा बेकार में काटने, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां जब जरूरत नहीं है तो इसलिए ये वाला हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। लेकिन जनरली ट्राई हैलाइड जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन NF3 को छोड़ दें तो, ठीक। NF3 केस में आपको पता है वैकेंट डी, ये वैकेंट डी जो ऑर्बिटल है ना, जो डी ऑर्बिटल है, ये आतंकवादी मॉडल है। कहीं पर भी गड़बड़ हो रहा तो समझ लो उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो कौन है, आतंकवादी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आतंकवादी है, किसी भी आंसर, कोई आंसर नहीं आना का तो वहां आ जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू डी ऑर्बिटल। कहीं आंसर नहीं आना तो वहां आ जाएगा वैकेंट, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कहीं पे खाली है तो कहीं भरा हुआ है तो आंसर इसी का लेना देना होता है। मतलब इनऑर्गेनिक में डी ऑर्बिटल ने जो है ना परेशान कर दिया है। अगर डी ऑर्बिटल ना हो, आपको पता है अगर ये डी ऑर्बिटल नहीं होता तो केमिस्ट्री बहुत आसान होती। इस डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये सब जो है इन ऑर्बिटलों की कहानी किसी दिन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो है हमने हैलाइड के बारे में पढ़ लिया, हैलाइड का। अब से अगर बॉन्डिंग नेचर के बारे में बात करते हैं, हैलाइडों के बारे में अगर बॉन्डिंग नेचर की बात करें तो बॉन्डिंग नेचर जो है ऊपर से नीचे आने पर ऊपर जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड
प्योर आयनिक तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर आयनिक और नीचे जैसे जैसे आते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, यानी नीचे सहसंयोजी बॉन्ड बनते हैं और ऊपर आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब इसका? आयनिक बॉन्ड बनता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है परमाणुओं के बीच में, जिसकी वजह से ऊपर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कम होने की वजह से ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और आयनिक बॉन्ड कम बनता है। लेकिन प्योर आयनिक ऊपर भी नहीं बनता और प्योर कोवेलेंट नीचे भी नहीं बनता है। ऊपर आयनिक से नीचे कोवेलेंट पे आ रहा है, यानी ऊपर आयनिक और नीचे कोवेलेंट। ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, प्योर आयनिक भी नहीं बनता और प्योर कोवेलेंट भी नहीं बनता। प्योर कोवेलेंट हेटेरो के केस में नहीं बनेगा। प्योर कोवेलेंट जब बन सकता है जब परमाणु दोनों सेम हो, ठीक है, ठीक। तो प्योर आयनिक नहीं बनेगा, 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत कोवेलेंसी वहां पर होती है या फिर वहां पर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग तो होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो प्योर 100% आयनिक हो, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हैलाइडो के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारे कंपाउंड रह गए, जैसे इसमें कुछ ऑक्सी एसिड है, इसके अंदर नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन परिवार के जो एलिमेंट है कुछ ऑक्सी एसिड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन बनाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड है, काफी ऑक्सी एसिड है, लेकिन उसमें से मेन जो दो है वो कौन से हैं? HNO2। दो जो है वो कौन कौन से हैं? एक है HNO2 नाइट्रस अम्ल और एक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम खूब चर्चा करेंगे, खूब चर्चा, बहुत देर तक चर्चा होगी इनके बारे में, बनाने की विधि और इनकी प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। सेम फास्फोरस का भी केस है, फास्फोरस भी ऑक्सी एसिड बनाता है और फास्फोरस के भी कई ऑक्सी एसिड होते हैं, जिसमें से H3PO3 और H3PO4 जो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो है, ये H3PO3 यानी हप्पो 33 और हप्पो 34, H3PO4 इनकी चर्चा ज्यादा होती है। बाकी भी बहुत सारे हैं, HPO2, HPO3, बहुत सारे हैं, कई कंपाउंड हैं, लेकिन मेन जो है हम ये पढ़ेंगे तो ऑक्सी एसिड की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना, उसके बाद कुछ सल्फाइड भी है, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टी थी वो हैलाइड के बारे में हमने पढ़ा, ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, ट्राई उसके हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे जब ये कंपाउंड में कराऊंगा, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा तो अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। जो कंपाउंडों के बारे में हमने बात की है, अब हम कंपाउंड बनाएंगे। तो जैसे कल का लेक्चर या नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंडों के बारे में, यानी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बनाने की विधि क्या है। जैसे अमोनिया बनाने की विधि हैबर प्रोसेस, हैबर विधि है, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि, बर्कलैंड आइड विधि, मतलब जितनी भी प्रोसेस है ये सब प्रोसेस मैं आपको कराऊंगा। ओस्टवाल्ड है, फिर तो और सब चीजों को हम ट्रिक के तरीके से देखेंगे, ट्रिकी भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। जहां कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहां कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और जहां ट्रिक की जरूरत होगी, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है, सिर्फ बोर्ड को लेके नहीं चलना है, क्योंकि बोर्ड के बाद तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ही करना है ना। तो ठीक है, ट्रिक की जगह ट्रिक और कॉन्सेप्ट की जगह पर कॉन्सेप्ट, ठीक, इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक जहां जरूरत होगी वहां पर ट्रिक बताएंगे। तो अब आने वाले जो लेक्चर है, हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी देख ली नाइट्रोजन फैमिली की, अब आने वाले टाइम में जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब कंपाउंडों के बारे में पढ़ेंगे। पहले नाइट्रिक अम्ल के बारे में, नाइट्रोजन फैमिली के जो कंपाउंड है, पहले नाइट्रोजन के जो एलिमेंट है ये जो कंपाउंड बनाता है उन कंपाउंडों की स्टडी करेंगे। उसके बाद फास्फोरस जो कंपाउंड बनाएगा उन कंपाउंडों का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, फिजिकल गुण, भौतिक गुण, जितने भी गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो चल रहा था जनरल, अभी हमने सामान्य गुण पढ़े, अब जो हम पढ़ेंगे अब इनके यौगिक पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इनके बनाने के बाद, इनके बनाने की विधि पढ़ने के बाद उनका भौतिक गुण, उनका रासायनिक गुण पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सब जब हो जाएगा तो नाइट्रोजन परिवार कंप्लीट होगा और नाइट्रोजन परिवार जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन फैमिली, फिर हाइड्रोजन परिवार। मतलब ये पी ब्लॉक जो है ना काफी लेंथी चैप्टर है, काफी लेंथी है, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूं। जितनी भी चीजें हो सकती है मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से सब कर रहा हूं, ठीक। तो हम सब कुछ कवर करेंगे, टेंशन न लें। 7 नंबर का चैप्टर है, लेकिन 7 नंबर का चैप्टर बोर्ड के लिए है। आप अगर कंपटीशन में जाएंगे तो ये काफी ज्यादा लेंथी है और काफी ज्यादा बेनिफिट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर सीखने को मिलते हैं। पी ब्लॉक के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। अगर आप पूरा पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है, अगर अच्छा आपको केमिस्ट्री अगर अच्छी करना हो ना, बेसिक केमिस्ट्री अगर आपको सही चाहते हैं तो आपको कुछ चैप्टर जरूर आना चाहिए। जैसे इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें, इनऑर्गेनिक क्या, अगर आपको कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों चीजें सही करनी है तो आपको कुछ चैप्टर बेसिक जो है वो पढ़ना आना ही चाहिए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही हो, परमाणु के बारे में नहीं जानोगे तो आप यौगिकों के बारे में कैसे जानोगे? अगर परमाणु का ही आइडिया नहीं है कि परमाणु के अंदर क्या क्या है तो आगे की कहानी हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहला आप काम करें, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें डिटेल में, जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ लें। परमाणु संरचना क्या क्या होता है परमाणु के अंदर। उसके बाद परमाणु संरचना अगर आप पढ़ लें, उसके बाद एक चैप्टर है आवर्त सारणी।
पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में जो पीरियोडिसिटी है ना, पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और 12th के लिए नहीं, 12th से आगे आप कभी भी केमिस्ट्री अपनी लाइफ में आप पढ़ेंगे तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, और तीसरा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तीसरा चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, यानी बंध जो पढ़ते हैं, बंध, केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध के बारे में जो हम पढ़ते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड स्टेबल होता है, कौन सा बॉन्ड अनस्टेबल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ओवरलैपिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे आप। तो ये 3 चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आएंगे। तो आप 3 चैप्टर जब आएंगे तो इधर 12th का इनऑर्गेनिक भी अच्छा होगा, ऑर्गेनिक भी अच्छा होगा, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छा हो गया तो फिजिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिजिकल में तो न्यूमेरिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल है और साथ में समझने वाली चीजें भी हैं, लेकिन मेन जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ही समझना है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? इसको पढ़ने के लिए आपको करना होगा ये 3 चैप्टर बहुत उंगलियों पे याद होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद क्या, उसके बाद जो है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध, रासायनिक आबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आइडिया हो। तो ये वाले चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं तो आपको केमिस्ट्री जनरली समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाकी सब जो है इसी के आसपास ही रहता है, क्योंकि देखो एटम हर चैप्टर में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो बॉन्ड हर जगह है, केमिस्ट्री कहीं भी है तो बॉन्ड की चर्चा करनी करनी है। और अगर फिर उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सबकी चर्चा होती है। और जब जब इनकी चर्चा होगी तो आप जो है वहां पर मिमियाएंगे, कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मिमियाने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को क्लियर करना पड़ेगी, क्योंकि करना आपको ही है तो आप ही करोगे, दूसरा आपके बदले कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लें। अभी टाइम भी है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं घूमना फिरना है नहीं, तो साइड से आप पैरेलल जो है कुछ चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक को क्लियर करें बैठकर। घर पे बैठे हैं तो कुछ फायदा उठाएं इसका, ये नहीं फालतू की चीजें यूट्यूब पे देखे जाना, दिन भर वीडियो चल रही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो है हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे, आप कंपाउंडों की स्टडी करेंगे, इनके बारे में, इनका प्रिपरेशन, इनके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं आपको सब पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बनाने की विधि, रिएक्शन जो होगी वो ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।